चलो कल हम ऑफसेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। कल हमने देख लिया था ऑफसेट क्या क्या होता है, कैसे सेट आउट करते हैं, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट देखा, उसके न्यूमेरिकल किए हमने। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था आपका इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं हम ऑफसेट सेटिंग के लिए। तो उसमें हमने देखा 4 मेजर टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके। एक आ गया आपका क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्टाफ, प्रिज्म स्क्वायर और साइड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखा हमने क्रॉस स्टाफ के आगे आपके 3 टाइप्स हैं। एक आ गया आपका ऑप्टिकल स्क्वायर, दूसरा फ्रेंच सॉरी ऑप्टिक ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ एंड एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। उनकी हमने आपके डायग्राम भी देखी थी हमने, उसकी कैसी होती है वो। एक मिनट चेक करते हैं कहाँ पे थी वो। ठीक है, हमने देख लिया था उसके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, उसकी यूज क्या है, ठीक है। तो पहली चीज, सबसे पहली चीज हमने जो देखा कि जो ओपन क्रॉस स्टाफ है देखो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली वो है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से कितने डिग्री का एंगल आप नोट कर सकते हो, ठीक है। जो आपने ध्यान देने वाली चीज है दैट इज कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप कितने डिग्री एंगल आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा ओपन क्रॉस स्टाफ था, जो हमारा ओपन क्रॉस स्टाफ था, ओपन क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ से हम सिर्फ कितना 90 डिग्री जो आप ऑफसेट सेट कर सकते हो ओनली एट 90 डिग्री, ठीक है। और पेपर में क्वेश्चन भी इसी टाइप का आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सीधे आपसे एंगल पूछ लेंगे इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो नेक्स्ट आया आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, इससे कौन कौन सा 90 और 45 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। एंड लास्ट इज योर एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, उससे था एनी एंगल, राइट। इससे आप ऑफसेट किसी भी एंगल पे आप सेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आ गई हमारी मेजर क्लासिफिकेशन किसकी, आपके क्रॉस स्टाफ की। नेक्स्ट इज योर ऑप्टिकल स्क्वायर, जो अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज योर ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर कुछ इस टाइप का होता है आपका, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बेसिकली अब आपने क्या करना है, आपको ऑप्टिकल स्क्वायर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपके जिसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है, जिसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है। इसके अंदर आपके 2 ग्लासेस होते हैं, इसमें क्या आपके 2 ग्लासेस होते हैं। जो ऊपर वाला ग्लास है इसे हम बोलते हैं इंडेक्स ग्लास, और जो नीचे वाला ग्लास है इसे हम बोलते हैं हॉरिजन ग्लास, हॉरिजन ग्लास, ठीक है। अब इंडेक्स ग्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडेक्स ग्लास कैसा होता है, जो इंडेक्स ग्लास है, इंडेक्स ग्लास है, इट इज फुली सिल्वर्ड, इट इज फुली सिल्वर्ड। फुली सिल्वर्ड का मतलब क्या हुआ, फुली सिल्वर्ड का मतलब इसको पीछे से सिल्वर कलर किया है। तो जब अगर हम किसी ग्लास को हम सिल्वर कलर कर दें तो वो क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है। मिरर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसका मतलब जो इंडेक्स ग्लास है वो आपका क्या है, एक मिरर है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर हॉरिजन ग्लास, ठीक है। ये क्या होता है आपका, इट इज ओनली हाफ सिल्वर्ड, इट इज ओनली हाफ सिल्वर्ड। मतलब जो इसका टॉप पोर्शन है, जो इसका टॉप पोर्शन है इट इज सिल्वर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट विल एक्ट एज अ मिरर, ठीक है ना। तो इसका जो टॉप है दैट एक्ट्स एज अ मिरर, और जो बॉटम पोर्शन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी लाइक अ प्लेन ग्लास, ठीक है ना। तो अगर आपका मतलब हॉरिजन ग्लास कुछ इस तरीके से है, इफ दिस इज योर हॉरिजन ग्लास, इसका जो इतना पोर्शन होगा हाफ पोर्शन, इट विल बी लाइक अ मिरर,
ठीक है, और जो नीचे वाला है वो क्या है आपका ग्लास। जो इतना पोर्शन है इट इज मिरर, और जो ये वाला पोर्शन है इट विल बी लाइक अ प्लेन ग्लास। ठीक है, क्लियर ये चीज। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास दो मिरर्स आ गए, इसके अंदर क्या दो मिरर फिक्स्ड है, जिस सॉरी दो ग्लासेस फिक्स्ड है, जिसमें से एक जो है इट एक्ट्स लाइक अ फुल मिरर, और जो दूसरा है दैट हॉरिजन ग्लास इट एक्ट्स लाइक अ हाफ मिरर। ठीक है, तो अब होता क्या है, होता क्या है, लेट सपोज हमारी बी के ऊपर हमें ओ के ऊपर दिस ओ पॉइंट पे हमें ऑफसेट सेट करना है, यहाँ पे हमें ऑफसेट सेट करना है। ठीक है, तो बी इज योर टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, जो बी है आपका कोई भी एक, लेट सपोज आपका टर्मिनल पॉइंट है, बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है, तो अब इस रेंजिंग जो आपकी सर्वे लाइन है इसके ऊपर आपने क्या करना है, एक ऑफसेट सेट करना है एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अपना ऑप्टिकल स्क्वायर यहाँ पे सेट किया। ठीक है, तो जो रेंजिंग रॉड एट बी, एक आपका जो टर्मिनल पॉइंट होगा, वहां से जो आपकी लाइन ऑफ साइट आएगी, जो आपकी रे ऑफ लाइट आएगी, वो कहां से आएगी, जो आपका एच पे दैट इज हॉरिजन मिरर, हॉरिजन ग्लास जो है, इसके बॉटम पोर्शन से वो पास करके सीधे कहां चले जाएगी, ऑब्जर्वर आई, क्योंकि जो बॉटम पोर्शन क्या है, दैट इज अ प्लेन मिरर, सॉरी दैट इज अ प्लेन ग्लास। तो जो आपकी रे ऑफ लाइट आएगी हॉरिजन से बॉटम से पास करके सीधे चले जाएगी आपकी ऑब्जर्वर्स आई। ठीक है ना, तो लेट सपोज अगर ऑब्जर्वर को कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, अब उसको वहां पे क्या एक आधा शीशा दिख रहा होगा, आधा मिरर होगा और आधा प्लेन मिरर होगा, प्लेन ग्लास होगा। तो जो बी के ऊपर लेट सपोज आपकी रेंजिंग रॉड है, वो कुछ उसे इस तरीके से दिखाई देगी। दिस इज योर रेंजिंग रॉड एट बी। ठीक है, यहाँ पे बी पे उसको ऐसे रेंजिंग रॉड दिखाई दी। ठीक है, अब जो ओ के ऊपर जो आपकी रेंजिंग रॉड, ये किसका यार, ये थोड़ा ये माइक ऑफ करो यार, ये वाला बच्चा जहाँ पे चला रहा है वो थोड़ी, सॉरी उसको थोड़ा सा ना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो ओ के ऊपर जो सर्वेयर खड़ा होगा अपनी रेंजिंग रॉड लेके, वहां से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो क्या करेगी, जाएगी सीधे कहाँ पे, आई के ऊपर, इंडेक्स क्लास के ऊपर। अब तो ये जो है आपका क्या, इट इज अ फुल मिरर, यहाँ से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जाएगी एच के ऊपर, होराइजन मिरर के ऊपर, इसके टॉप पोर्शन को क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, वहां से फिर रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाएगी आपकी ऑब्जर्वर्स आई की तरफ। क्लियर है चीज। तो ये कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, ओ से आई, जो आपकी ऑफसेट से जो आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है वो जा रही है, पहले ओ से जा रही है ये आई की तरफ, आई से रिफ्लेक्ट होके जा रही है ये एच की तरफ, और एच से रिफ्लेक्ट होके कहां जा रही है ये ए पे, जहां पे आपका ऑब्जर्वर देख रहा है। ठीक है ना, तो उसको कुछ ये इस तरीके से दिखाई देगी रेंजिंग रॉड ए वाली। इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये जो ए और बी पे जो आपकी रेंजिंग रॉड है, ये अभी परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे नहीं है। तो वो क्या करेगा, जो आपका ओ के ऊपर जो सर्वेयर होगा उसको आप क्या करोगे, उसको डायरेक्ट करोगे हाँ भाई थोड़ा लेफ्ट राइट की तरफ मूव करो। तो वो कब तक मूव करना है, जब तक आपको जो इन दोनों रेंजिंग रॉड्स की जो हाँ इमेज है वो आपको कहाँ पे, सेम लाइन में जब तक ना दिखाई दे। आप लाइन हाँ रेंजर भी तो यही करता है। तरीके से आना चाहिए। हाँ लाइन रेंजर भी है, पर लाइन रेंजर का काम क्या है, लाइन रेंजर का काम क्या है, लाइन रेंजर इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग योर सर्वे लाइन, मतलब इंटरमीडिएट पॉइंट सेलेक्ट करने के काम आता है। वो 90 डिग्री एंगल थोड़ी देता है आपको, समझ रहे हो, वो क्या दे रहा है आपको, सिर्फ क्या कर रहा है, हाँ मैकेनिज्म दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, मैकेनिज्म दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। अभी देखो ना ये पढ़ेंगे, इसके बाद हम प्रिज्म स्क्वायर पढ़ेंगे, उसका भी सेम फंडा है। ठीक है ना, तो ये कब तक करना है आपको, जब तक आपकी जो डायग्राम, जब तक आपकी जो रेंजिंग रॉड जो है वो एक लाइन में ना आ जाए, कुछ इस तरीके से जब तक आपको ना दिखे तब तक आपने क्या करना है, आपने जो सर्वेयर है उसको लेफ्ट राइट की तरफ मूव करते रहना है। ठीक है, अब इसमें जो नोट करने वाली चीजें हैं वो क्या है, पहले तो आपके ग्लास कौन कौन से हैं, इंडेक्स ग्लास एंड हॉरिजन ग्लास। इंडेक्स ग्लास इज फुली सिल्वर्ड, और जो हॉरिजन ग्लास है दैट इज हाफ सिल्वर्ड एंड हाफ केप्ट प्लेन।
ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको नोट करने वाली है, दैट इज कि इन दोनों ग्लासेस में, इंडेक्स ग्लास और जो हॉरिजन ग्लास है, इसके बीच का एंगल कितना है, ये चीज 45 डिग्री। ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाली है कि जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, वो आपका कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं, वो बना रही हैं आपका कितना, 45 डिग्री का। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के, देखो ये एक जनरल क्वेश्चन भी आता है कई बारी, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच में एंगल 45 डिग्री है, तो आपकी जो ऑफसेट या फिर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट के बीच में कितना एंगल है, वो आएगा आपका एंगल 90 डिग्री। ठीक है ना, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच में एंगल 45 है तो उसका डबल एंगल। ठीक है ना, तो आपका जो आप सेट आउट करोगे, जो आप सेट कर रहे हो ऑफसेट, वो हमेशा उसके ट्वाइस एंगल पे होगा। अगर ये 45 है तो आप जो आप सेट कर रहे हो दैट इज एट 90 डिग्री, जो आप सेट कर रहे हो दैट इज एट 90 डिग्री। ठीक है, कई बार पेपर में क्वेश्चन भी, एसएससी के पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, उन्होंने वहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच में एंगल दिया था 30 डिग्री। उन्होंने वहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच में एंगल दिया था 30 डिग्री और पूछा था कि वहां पे जब ऑफसेट सेट कर रहे हो उसका एंगल कितना होगा आपकी सर्वे लाइन से, तो वो कितना होगा एंगल, वो 60 डिग्री। ठीक है ना, हमेशा याद रखना। हाँ, जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच में एंगल होगा उसका ट्वाइस एंगल आप हमेशा सेट करोगे। ठीक है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया होता है, आपका 45 डिग्री सेट किया होता है ताकि जो हमारा ऑफसेट आए दैट शुड कम एट 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है आपका। एक जो बड़ा पर्टिकुलर सा क्वेश्चन आता है, इसके बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन आता है, वो आता है कि ये जो आपका ऑप्टिकल स्क्वायर है, ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो, जो आपकी रे ऑफ लाइट ओ से आ रही है, ऑफसेट से आ रही है, हाँ रिफ्लेक्शन, लेकिन कौन सा, डबल रिफ्लेक्शन, ध्यान रखना। ठीक है ना, जो ओ से रे ऑफ, हाँ जो ओ से रे ऑफ लाइट आ रही है, फर्स्ट ही किसको, आई को, इंडेक्स मिरर को, इंडेक्स ग्लास को स्ट्राइक कर रही है, वहां से रिफ्लेक्ट होके किस पे जा रही है, एच पे, एच से फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है और जा रही है कहां पे, आपकी ऑब्जर्वर की तरफ। तो आपने ध्यान रखना है, जो आपका ये ऑप्टिकल स्क्वायर है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन तो है, लेकिन इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक है, क्योंकि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो दो बार रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसलिए हम इसे जनरली जो इसका पूछा जाता है दैट इज डबल रिफ्लेक्शन, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। क्लियर है ये चीज सबको। ठीक है, ये आ गया आपका ऑप्टिकल स्क्वायर। सेकंड इज हेलो, जी सर, क्लियर है सबको। जी ठीक है, ये आ गया, हाँ ये आ गया आपका ऑप्टिकल स्क्वायर। सेकंड जो थर्ड, सॉरी ये आ गया सेकंड ऑप्टिकल स्क्वायर। थर्ड इज योर, जो नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट है दैट इज प्रिज्म स्क्वायर, दैट इज योर प्रिज्म स्क्वायर। ठीक है, अब प्रिज्म स्क्वायर भी एग्जैक्टली यही चीज है, सिर्फ आप यहाँ पे दो मिरर्स की जगह आप एक यूज करते हो प्रिज्म। ठीक है, आप यूज करते हो प्रिज्म स्क्वायर। ठीक है, अब उसका फंडा क्या है, प्रिज्म स्क्वायर का फंडा क्या है, प्रिज्म स्क्वायर कुछ इस तरीके से होगा आपका, ऐसे, सॉरी ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है और इसकी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगी, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगी। तो इनके बीच का जो एंगल होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल, ये कितना होगा, ये एंगल होगा 45 डिग्री। ठीक है, कुछ प्रिज्म स्क्वायर, अब आप ग्लासेस नहीं यूज करोगे, आप यूज करोगे प्रिज्म स्क्वायर। ठीक है, आप यूज करोगे प्रिज्म स्क्वायर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच में एंगल क्या होगा, 45 डिग्री। तो इधर से भी जब आपकी रे ऑफ लाइट दो बार रिफ्लेक्ट होगी तो वो एंगल देगी आपको 90 डिग्री, वो एंगल देगी आपको 90 डिग्री। अब आप पूछोगे अगर वो भी 90 दे रहा है, ये भी 90 दे रहा है, तो ऑप्टिकल स्क्वायर की जगह प्रिज्म स्क्वायर की यूज कर रहे हैं या प्रिज्म स्क्वायर की जगह ऑप्टिकल स्क्वायर की है, तो दोनों एक ही चीज है।
दोनों एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, दैट इज योर डबल रिफ्लेक्शन। दोनों का फंडा एक ही है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच में एंगल 45 डिग्री है, तो आपको जो रे ऑफ लाइट्स मिलेंगी वो आपको कितने मिलेंगी, 90 डिग्री में मिलेंगी। तो हम ऑप्टिकल स्क्वायर ही यूज करते हैं, प्रिज्म स्क्वायर क्यों यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसके पीछे जो आपका प्रिंसिपल है, जो फंडा है, बेसिकली क्या है कि जो आपका ऑप्टिकल स्क्वायर होता है, यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, इंडिविजुअल ग्लासेस यूज कर रहे हो, इंडिविजुअल ग्लासेस यूज कर रहे हो। तो इंडिविजुअल ग्लासेस के केस में क्या होता है कि हो सकता है कई बार क्या होता है, जो आपके ग्लास हैं इनकी एडजस्टमेंट चेंज हो जाती है, थोड़े हिल जाते हैं ग्लासेस, समझ रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एक एक ग्लास यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कई बार क्या होता है कि आपका ग्लास क्या होता है थोड़ा सा, हाँ एग्जैक्टली एरर आ जाता है। हो सकता है 45 डिग्री जगह थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, हिल जाए, एंगल 45 डिग्री हो, 44 डिग्री हो गया या 46 डिग्री हो गया, तो अल्टीमेटली जो आपको ऑफसेट मिलेगा वो 90 पे नहीं, जो भी एंगल हो जाएगा उसका डबल ही मिलेगा। तो ऑप्टिकल स्क्वायर में, हाँ ऑप्टिकल स्क्वायर में एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जब आप प्रिज्म स्क्वायर यूज कर रहे हो, अब प्रिज्म क्या है आपका, वो तो फिक्स्ड है, एक आपकी एक ही ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो, वो तो एक ही फिगर है ना आपकी, तो उसमें एंगल चेंज होने के चांसेस ही नहीं है। क्लियर है चीज, उसमें आपके एंगल, क्योंकि वो एक ही इंस्ट्रूमेंट, एक ही फिगर की दो साइड्स हैं, तो उसके, हाँ वो अपनी जगह पे वो सेट रहेंगी, तो उसमें आपके डिविएशन आने में या एंगल चेंज होने के चांसेस ही नहीं है। तो जो प्रिज्म स्क्वायर है, इट इज अ मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट देन ऑप्टिकल स्क्वायर। देखो ऑप्टिकल स्क्वायर भी अगर आपका प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड है वो भी बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकल स्क्वायर में एरर है। हाँ अगर उसकी कैलिब्रेशन खराब हो जाए, अगर उसका कोई भी एक ग्लास थोड़ा सा भी अपनी जगह से शिफ्ट हो जाए, उस केस में एरर आएगा, ठीक है ना। तो प्रिज्म स्क्वायर में क्या, वो अपनी पोजीशन में हेल्ड होता है, तो उसके जो आपकी, अब दोनों साइड्स आपकी एक ही इंस्ट्रूमेंट, एक ही फिगर की हैं, तो उसके बीच के एंगल चेंज होने का चांस ही नहीं है, तो वो आपको क्या देगा, ज्यादा एक्यूरेट आपको क्या देगा, आपका एंगल देगा। क्लियर है चीज, वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम है, डबल रिफ्लेक्शन, दोनों का एक ही फंडा है कि जो आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री है, तो अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन के बाद जो आपको लाइन ऑफ साइट मिलेगी वो 90 डिग्री में मिलेगी। क्लियर है ये चीज, राइट। तो हम प्रिज्म स्क्वायर क्यों यूज करते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर की जगह, क्योंकि इसमें एरर आने के चांसेस कम है, क्योंकि आपकी जो, हाँ साइड्स हैं उसके बीच में एंगल चेंज हो ही नहीं सकता, तो आपका एंगल जो मिलेगा हमेशा 90 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर साइड स्क्वायर। अगला जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज योर साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है, बड़ा ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। दो टेलीस्कोप है, इसमें यूज क्या होता है, टू टेलीस्कोप्स, जिसको एक के ऊपर दूसरा टेलीस्कोप रखा होता है और उनके आपस के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। एक टेलीस्कोप कुछ इस तरह रखा है, एक टेलीस्कोप इस तरह रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, पहले आप इधर से देखोगे अपनी लाइन ऑफ साइट, दूसरी बारी यहां पे देखोगे जहां पे आपने ऑफसेट सेट करना, उसको इसकी लाइन में लाओगे ऑफसेट को, राइट। क्लियर है चीज। लेट्स सपोज यहाँ पे आपका टर्मिनल स्टेशन है ए, आपने इसको देखा, इसको बाइसेक्ट किया, अपना ये फिक्स कर दिया यहाँ पे, उसके बाद आप इस तरफ गए, यहां से आपने किसको देखा, ऑफसेट जहां पे लाना है उसको इसकी लाइन में लाया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, दोनों 90 डिग्री पे आ गए। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। जो आपका साइड स्क्वायर है बड़ा सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, कुछ खास नहीं है, दो टेलीस्कोप है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री फिक्स करके दे दिया हुआ है। तो आपने पहले एक बारी पहले आपने एक टेलीस्कोप से देखना है, जो आपकी रेंजिंग रॉड होगी टर्मिनल स्टेशन पे या इंटरमीडिएट स्टेशन पे, उसको बाइसेक्ट करना है, फिर घूम के आपने दूसरी साइड आना है, जिस साइड आपने ऑफसेट लगाना है उस साइड आपने देखना है, और ऑफसेट की जो रेंजिंग रॉड है उसको बाइसेक्ट करके अपनी जगह फिक्स कर देना है। तो अल्टीमेटली जब टेलीस्कोप्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो आपकी जो दो लाइंस आएंगी उनके बीच में भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है ये चीज सबको, यस सर, राइट, क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ नेक्स्ट टॉपिक इज योर, ठीक है, ये हो गया, हमने ऑफसेट सेट कैसे करना है वो भी देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज योर ऑब्स्टैकल्स टू चेनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका ऑब्स्टैकल्स इन रेंजिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, ऑब्स्टैकल्स इन रेंजिंग में क्या है, ऑब्स्टैकल इन रेंजिंग नहीं, ऑब्स्टैकल इन चेनिंग, सॉरी, ऑब्स्टैकल्स इन
चेनिंग। ठीक है, लेट सपोज आप क्या कर रहे हो, चेनिंग करते हुए जा रहे हो, आप चेनिंग करते हुए जा रहे हो, आप किसी ऐसी जगह पे पहुंचते हो कि आपके बीच में एक कोई वाटर बॉडी आ गई, एक रिवर आ गई। ठीक है, एक आपके बीच में चेनिंग करते दौरान बीच में एक रिवर आ गई, तो अब रिवर आ गई तो उसके ऊपर तो आप चेनिंग कर नहीं सकते, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा, चेन जो रिवर है इट इज एन ऑब्स्टेकल टू चेनिंग। क्लियर ये चीज? ठीक है, आप चेनिंग करते आ रहे हो, बीच में एक खाई आ गई, कोई बहुत बड़ा सा एक लेट सपोज कोई आपका खाई आ गई एक तरफ, ठीक है ना, उसके ऊपर भी आप चेनिंग नहीं कर सकते, दैट इज आल्सो एन ऑब्स्टेकल टू चेनिंग। चेनिंग करते हुए आ रहे हो, बीच में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आ गई, अब वहां पे भी आप चेनिंग नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर देखो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, आपको कुछ कंडीशन दे देते हैं, ये कि कोई भी एक कंडीशन दे देंगे, पूछेंगे कि ये जो ऑब्स्टेकल है क्या ये चेनिंग के लिए ऑब्स्टेकल है या नहीं है, या रेंजिंग के लिए है या नहीं है। देखो ना, जैसे हम पहला केस देखते हैं, हम केस 1 देखते हैं, पहला केस देखते हैं, केस 1। ठीक है, इधर आप एक ले लो रिवर, रिवर आ गई रास्ते में, तो इसका मतलब अब रिवर के ऊपर आप चेनिंग कर सकते हो क्या? रिवर के ऊपर आप चेनिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब रिवर इज एन ऑब्स्टेकल टू चेनिंग, रिवर इज एन ऑब्स्टेकल टू चेनिंग। लेकिन रिवर से आप अक्रॉस तो देख सकते हो, रिवर से आप अक्रॉस तो देख सकते हो ना। तो अगर मुझे रेंजिंग करनी हो, अगर मैं रेंजिंग कर रहा हूं, तो क्या रिवर रेंजिंग के लिए ऑब्स्टेकल है? नो सर। ना। नहीं, एग्जैक्टली तो इसका मतलब केस 1 क्या आ गया, जो रिवर है ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल टू चेनिंग बट नॉट रेंजिंग। ठीक है ना, ऑब्स्टेकल टू चेनिंग बट नॉट रेंजिंग। एग्जाम्पल क्या आ गई इसकी? एग्जाम्पल आ गई जैसे रिवर, कोई वाटर बॉडी, कोई पॉन्ड आ गया, लेक आ गई, वाटर बॉडी, राइट, हाँ, स्ट्रीम आ गई, कोई आपका वो खाई आ गई, रेवाइंस जिसे बोलते हैं हम। ठीक है ना, क्लियर है चीज? ठीक है, क्लियर है चीज, ये आ गई हमारी पहली कंडीशन, पहला केस आ गया। अब केस सेकंड की बात करते हैं, इसका रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, इसका रिवर्स कर लेते हैं, जैसे आ गया आपका ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग बट नॉट चेनिंग, ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग बट नॉट चेनिंग। ठीक है, अब मुझे बता सकते, इसका एग्जांपल बता सकते हो कोई? बिल्डिंग, क्या? बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग बेसिकली दोनों के लिए ऑब्स्टेकल है, चेनिंग के लिए भी है, रेंजिंग के लिए भी है। फॉरेस्ट सर, हिल हिल बिल्डिंग नहीं आएगा। फॉरेस्ट फॉरेस्ट हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, जहाँ पे झाड़ियां वगैरह हो, पहाड़ी होगी, देख नहीं सकती जब पॉइंट्स। ठीक है ना, तो इसकी एग्जाम्पल आ गई आपकी फॉरेस्ट्स, आपका क्या आ गया, हिल्स। ठीक है, क्लियर है चीज आपका? क्लियर है चीज? ठीक है, जहां पे आपकी बेसिकली ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग कहां पे आती, जहां पे आपकी ना बड़ी अनइवन सरफेस हो, जहां पे ऐसे उबड़ खाबड़ एरिया हो ना थोड़ा, ठीक है ना, दैट इज एन ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग बट नॉट चेनिंग। जहां पे आपकी लाइन ऑफ साइट जहां पे प्रॉपरली विजिबल ना हो, जहां पे आपके दो स्टेशन आपस में इंटरविजिबल ना हो, उस केस में क्या होगा, आपका रेंजिंग के लिए ऑब्स्टेकल हो जाएगी बट चेनिंग के लिए नहीं। तो थर्ड केस आता है हमारा, केस थर्ड, obstacle to both
ranging and chaining। अब इसके एग्जाम्पल बताओ। बिल्डिंग। जैसे पहले बोल रहा था, बिल्कुल एग्जाम्पल आ गई आपकी, बिल्डिंग आ गई, ठीक है ना, जहां पे अब आप देख ना सको दैट इज योर ऑब्स्टैकल। ठीक है ना, इसमें क्या आ जाएगी, बिल्डिंग्स आ जाएंगी, घर आ गए, कुछ भी आ गया, जहां पे आपका दोनों करना पॉसिबल ना हो, दैट इज बिल्डिंग आ गई। किस सिटी में आ गए जहां बिल्ट अप एरिया है, ठीक है ना, बिल्ट अप एरिया। ठीक है, क्लियर ये चीज? ठीक है, तो ये आगे हमारे 3 केस बन गए जो ऑब्स्टैकल्स आते हैं। एक 3 ही केस हैं, ऑब्स्टैकल टू चेनिंग बट नॉट रेंजिंग, ऑब्स्टैकल टू रेंजिंग बट नॉट चेनिंग, और तीसरा केस आता है हमारा ऑब्स्टैकल टू बोथ रेंजिंग एंड चेनिंग। क्लियर ये चीज सबको? राइट, क्लियर सबको ये? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर कंपस सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, कंपस सर्वे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इज योर कंपस सर्वे। ठीक है, अब कंपस सर्वे में क्या, देखो चेन सर्वे में हम क्या कर रहे थे, चेन सर्वे में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स ले रहे थे, क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही और कोई नहीं था। ठीक है ना, हमने बात की थी स्टार्ट, कौन सा, फिर वो क्या रेट्रोग्रेड वर्नियर कुछ स्केल्स में आते थे ना क्वेश्चन। हाँ वो पढ़ेंगे, उसके मैंने अभी आपको पहले नोट्स देने ना साथ में, तो मैं एक दिन में आपको डेटा अपलोड, नोट्स अपलोड करूंगा ना, तो वो उससे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, हाँ वो मैं ऐप में आपके नोट्स अपलोड करने हैं मैंने, हाँ वो स्टैंपिंग के लिए दिए हुए हैं, तो वो नोट्स अपलोड करूंगा मैं उसमें आपकी ऐप में, तो जब वहां से आप डाउनलोड कर लोगे तो उसमें से पढ़ेंगे फिर हम। ठीक है, आपका वो आ जाए, प्लेन स्केल है, डायगोनल स्केल है, वर्नियर स्केल, उसमें रेट्रोग्रेड स्केल आएगा, रेट्रोग्रेड वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर, वो पढ़ना है। हाँ वो सारा बिल्कुल बिल्कुल वो सब पढ़ना है, वो सब पढ़ना है, लेकिन वो मैं आपको नोट्स दूंगा ना, उसमें से पढ़ेंगे वो। ठीक है, ये ऑब्स्टैकल में से क्या क्वेश्चन बन सकता है? हाँ जो वो ऑब्स्टैकल में से आपका क्वेश्चन बनता है, आपको बताया ना, कंडीशन दे देंगे आपको वो, जैसे बिल्डिंग आ गई, फॉरेस्ट आ गया, रिवर आ गई, पूछ लेंगे ये, ऑप्शन दे देंगे, ऑब्स्टैकल टू चेनिंग ओनली, ऑब्स्टैकल टू रेंजिंग ओनली, ऑब्स्टैकल टू बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग, और ऑब्स्टैकल टू नन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है चीज? ठीक है, थोड़ी आएगा। हाँ बिल्कुल इजी ऐसे ही आते हैं, वो आ जाते हैं भाई आ जाते हैं, बुक्स अपनी वो वाली बुक्स खोल के देखो, ऑब्जेक्टिव वाली, क्वेश्चन 100% मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो बाकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, उसके मैं नोट्स देने हैं। आवाज नहीं क्लियर आ रही है, मेहनत की आपने बोलने में, लेकिन समझ नहीं आया। हाँ समझ नहीं आया यार तो थ्योरेटिकल पोर्शन के जो है वो मैं आपको उसके सब नोट्स अपलोड कर दूंगा साइट में ना, ऐप के ऊपर, वहां से डाउनलोड कर लेना, फिर उनको हम डिस्कस करेंगे क्लास में, उसमें आपका ये स्केल्स वाला सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट आते हैं हम कंपास सर्वे में, नेक्स्ट आते हैं हम कंपास सर्वे में। तो हाँ, कंपास सर्वे में बेसिकली जैसे हमने चेन सर्वे देखा, उसमें हम क्या करते थे, पूरे एरिया जो होता है उसको हम छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड करते थे, और हम लेते क्या थे, ध्यान रखना, ओनली लीनियर मेजरमेंट्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही क्या था, एक चेन थी, एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। जब अब नेक्स्ट आता है आपका कंपास सर्वे, हाँ इसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, पहला तो चेन या टेप तो है ही है, उसके अलावा एक एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज योर कंपास, दैट इज योर कंपास। तो इसका मतलब जो आपका कंपास सर्वे है उसमें हम क्या कर रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट्स भी ले रहे हैं और एंगुलर मेजरमेंट भी ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? हम लीनियर मेजरमेंट भी ले रहे हैं और एंगुलर मेजरमेंट्स भी ले रहे हैं, मतलब हम 2 टाइप की मेजरमेंट्स कर रहे हैं, एक लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं लीनियर मेजरमेंट तो समझ गए, हमने देख लिया कैसे लेना है। अब एंगल मेजरमेंट की बात करते हैं। पहले मेरे को बता सकता है एंगल होता क्या, व्हाट इज एन एंगल, कोई बता सकता है?
So direction of lines. intersection between What is two rays. हाँ two rays. Two rays starting from a हाँ, common देखो, point. inclination of two lines. लेट्स सपोज एक लाइन ये है और एक लाइन ये है. लेट्स सपोज हमारे पास ये दो लाइन है, ठीक है. अब कोई बोलता है इसके बीच का व्हाट इज एन एंगल, इसके बीच का एंगल क्या है, ठीक है ना. एंगल है क्या चीज. तो देखो जो जनरल टर्म्स में हम एंगल की बात करते हैं ना, एंगल बेसिकली क्या है, कुछ भी नहीं है, दो लाइंस की डिफरेंस डायरेक्शन के बीच में, ठीक है ना. दो लाइंस की डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है ना. एक इस डायरेक्शन में, एक उस डायरेक्शन में, उन दोनों की जो डायरेक्शन का डिफरेंस है दैट इज एन एंगल. क्लियर है चीज सबको. एंगल समझ आ गया. एंगल क्या है, दो लाइंस की डायरेक्शन का डिफरेंस, इट इज कॉल्ड एन एंगल, ठीक है. तो देखो जब मैंने सर्वेइंग स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको तभी बोला था कि जब भी हम सर्वे करते हैं हमेशा क्या कोई रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं, समझ गए. हम कुछ ना कुछ रेफरेंस लेके चलते हैं. तो यहाँ पे भी हम कंपास सर्वे में भी जब हम कंपास सर्वे करेंगे, हमें अब एंगल मेजर करने, अब ऐसा नहीं है कोई भी दो रैंडम लाइन ले ली उसके बीच का एंगल निकाल लिया, या हमें किसी लाइन की एंगल चाहिए तो किसी भी कोई रैंडम लाइन सिलेक्ट की उससे उसका एंगल निकाल लिया. ऐसा नहीं होता. हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस लेके चलना पड़ता है, ठीक है ना. तो इसका मतलब जब भी हम एंगल निकालेंगे किसी फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन से ही निकालेंगे. क्लियर है ये चीज सबको. क्लियर है चीज. हम जब भी किसी भी लाइन का एंगल निकालेंगे हम क्या निकालेंगे, किसी फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन से, किसी फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन से, ठीक है ना. मतलब कोई भी हमने एक डायरेक्शन, फिक्स्ड डायरेक्शन ले ली, एक डायरेक्शन फिक्स कर ली, ठीक है. तो अब जो आपने एंगल निकालना है, लेट्स सपोज ये आपने एक लाइन फिक्स कर ली, एक मेरा पॉइंट है कहीं यहाँ पे. तो अब जो आपने एंगल निकालना है वो आप इस डायरेक्शन से ही निकालोगे, ठीक है. क्लियर चीज. तो ये आ गया मेरा एंगल थीटा, ये आ गया एंगल थीटा. अब ये जो थीटा निकाला है, अब जो ये एंगल निकाला है, इसे हम बोलेंगे बियरिंग. लग रहा है सुना ये वर्ड बियरिंग, लग रहा है सुना वर्ड ये बियरिंग, ठीक है ना. इसका मतलब क्या हुआ, बियरिंग क्या, बियरिंग है तो एंगल ही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड डायरेक्शन. समझ गए. बियरिंग कोई अलग चीज नहीं है ये एंगल ही है, ठीक है ना. बियरिंग भी एंगल ही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, अब हमने जो ये एंगल निकाला है किसी फिक्स्ड डायरेक्शन से निकाला है, ठीक है. हो सकता है नॉर्थ डायरेक्शन से, हो सकता है साउथ डायरेक्शन से हो, ठीक है ना. कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन बियरिंग क्या हो गया, किसी भी फिक्स्ड डायरेक्शन से अगर हम एंगल निकालें उसे हम बोलेंगे बियरिंग. क्लियर है चीज सबको. ठीक है. अब हमने देख लिया एंगल क्या है, बियरिंग क्या. अब फिक्स्ड डायरेक्शन की बात करते हैं. हमने बोल तो लिया कि भाई जो हमने एंगल निकालना है वो हमने किसी फिक्स्ड डायरेक्शन से ही निकालना है. हमने जो एंगल निकालना है वो किसी फिक्स्ड डायरेक्शन से ही निकालना है, लेकिन कौन सी फिक्स्ड डायरेक्शन, कौन सी फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है ना. डायरेक्शन तो समझ आ गया कि हाँ भाई किसी फिक्स डायरेक्शन से. अब बात आती है कौन सी फिक्स डायरेक्शन से, ठीक है ना. तो अब हमारे पास जो फिक्स्ड डायरेक्शन होती है, ठीक है, जो हमारे पास फिक्स्ड डायरेक्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. बिल्कुल. हमारे पास डायरेक्शन क्या है, हमारे पास डायरेक्शंस क्या है, हमारे पास डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ही है, राइट. एक है ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसा ही है. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो इसका मतलब अब एंगल जो हमने निकालना है किसी एक डायरेक्शन को रेफरेंस लेके, लेट्स सपोज हमारे पास कोई 4-5 पॉइंट्स हैं, हमारे पास कोई 4-5 पॉइंट्स हैं, तो हमने उनका एंगल निकालना है, ठीक है ना. तो वो एंगल हमने किसी एक फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन से ही निकालना है. ऐसा नहीं है कि पॉइंट ए का एंगल निकाला वेस्ट डायरेक्शन से, पॉइंट बी का निकाला नॉर्थ डायरेक्शन से, पॉइंट सी का निकाला ईस्ट डायरेक्शन से.
हमने जो भी एंगल निकालने हैं किसी फिक्स्ड डायरेक्शन से ही निकालने हैं, हमने किसी फिक्स्ड डायरेक्शन से ही निकालने हैं। एक मिनट जरा होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना। हेलो, आ रही आवाज सबको? यस सर। आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। Yes. ठीक है, तो मतलब इस चीज का ध्यान, हाँ इस चीज का ध्यान रखना है हमने कि जब हमने एक कोई रेफरेंस डायरेक्शन फिक्स कर ली, उसी से ही सारे एंगल निकालने हैं। ठीक है ना? अगर आप नॉर्थ फिक्स कर रहे हो, नॉर्थ से एंगल निकालने हैं। अगर साउथ फिक्स कर रहे हो, साउथ से निकालने हैं। ठीक है ना? यूजुअली हमारा नॉर्थ ही होता है, हम पढ़ेंगे आगे। कंपास जो हम यूज करते हैं वो आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही दिखाती है। ठीक है ना? तो हमारे पास कुछ डायरेक्शन इस तरीके से है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब देखो, कंपास के बारे में सुना है सबने? कंपास क्या होता है? कंपास के बारे में सुना है सबने? ठीक है, अब कंपास की जो नीडल है आपको कौन सी डायरेक्शन दिखाती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है। लेकिन अब देखो, ये नॉर्थ साउथ भी अलग है। जो हमारे जियोग्राफिकल, अब नॉर्थ साउथ दो तरीके के हैं आपके। ठीक है ना? नॉर्थ साउथ है, ये आपके दो तरीके के हैं। लेट सपोज ये हमारी अगर अर्थ है, अगर ये हमारी अर्थ है, तो सॉरी, यहां पे आता है, टॉप पे आ गया आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और बॉटम पे आ गया आपका ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक है, ये आगे हमारे एक्चुअल नॉर्थ साउथ, या हम इन्हें ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ भी बोलते हैं। इन्हें हम ट्रू नॉर्थ और इसे ट्रू साउथ भी बोलते हैं। ठीक है ना? इन्हें जो लाइन कनेक्ट कर रही है आपके ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को, जो लाइन कनेक्ट कर रही है, इसे हम बोलते हैं दिस इज योर क्या आ गया? इसे हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। इसे हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। ध्यान रखना, इसे हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। ठीक है, अब ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में अगर आप कोई भी एंगल निकालोगे, अगर आप लेट सपोज ये आ गई मेरी, लेट सपोज दिस इज योर ट्रू नॉर्थ एंड दिस इज योर ट्रू साउथ, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप कोई भी एंगल निकालोगे, ये एंगल थीटा, इसे हम बोलेंगे ट्रू बियरिंग। इसे हम बोलेंगे ट्रू बियरिंग। क्लियर ये चीज? क्लियर ये चीज? अगर हम ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में कोई भी एंगल निकालेंगे, उसे हम बोलेंगे ट्रू बियरिंग। अब ट्रू मेरिडियन होती क्या? जो आपके वो लाइन जो आपके जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को कनेक्ट कर रही है अर्थ की किसी भी पॉइंट से, दैट इज योर
ट्रू मेरिडियन, और ट्रू मेरिडियन से कोई भी एंगल निकालो, दैट इज योर ट्रू बियरिंग। अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत क्या आती है, ये ट्रू मेरिडियन निकालना इतना इजी नहीं होता, इतना इजी नहीं है, पॉसिबल नहीं है ट्रू मेरिडियन निकालना हमारी डे टू डे नॉर्मल सर्वेइंग में। इसके लिए आपको एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग यूज करनी पड़ती है, एजीमथ निकालना पड़ता है, वहां से आपका ट्रू मेरिडियन निकलता है। निकालने को निकल जाता है लेकिन प्रोसेस लंबा हो जाता है। इसीलिए हम काम लेते हैं आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन से। इसीलिए हम जो काम लेते हैं आपका वो लेते हैं आपका, इसीलिए जो हम काम ले रहे हैं वो लेते हैं हम अपना मैग्नेटिक मेरिडियन से। कोई बता सकता है मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है? व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? कोई बता सकता है व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? मतलब नीडल जो होते हैं, freely कंपास की suspended नीडल होती है, वो direction अपनी direction। डायरेक्शन अलाइन करती है इसी तरह। देखो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है बेसिकली, अब आपको पता है अर्थ को बेसिकली क्या अज्यूम किया जाता है, एक अर्थ की एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है अपनी, अज्यूम किया जाता है अर्थ के अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट है, जिसके कारण क्या है, अर्थ की अपनी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ इस तरीके से आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो इसका मतलब अगर हम अर्थ में कहीं पे भी, अर्थ कहीं भी खड़े होके एक मैग्नेट को अगर हम फ्रीली हैंग करें तो क्या करेगा, उस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेगा। क्लियर चीज, ये चीज समझ आ रही है? ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अर्थ मतलब अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, ये तो पता ही है, पर क्यों है, अज्यूम किया जाता है कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है जिसके कारण अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप अर्थ पे कहीं पे भी खड़े हो के जहां पे भी आप हो, एक मैग्नेट को आप फ्रीली हैंग कर दो, वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। ये डायरेक्शन होती है, दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है ये चीज सबको? क्लियर है चीज सबको? मतलब एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अपने आप को जिस डायरेक्शन में अलाइन करता है, दैट इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। कंपास क्या है बेसिकली? कंपास भी वही है, एक मैग्नेटिक नीडल है जिसको एक पिवट के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है। तो उसको जैसे ही आप पकड़ो उसको, वो क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी या मैग्नेटिक फ्लक्स, इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मतलब उस एरिया में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उस हिसाब से क्या करेगा, आपका जो मैग्नेट होगा या मैग्नेटिक नीडल होगी अपने आप को क्या कर लेगी, अलाइन कर लेगी। क्लियर है ये चीज? हाँ क्लियर है चीज। तो मतलब जो आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन, जो आपका एक मैग्नेटिक कंपास जो एक डायरेक्शन शो करता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है चीज? ठीक है ना। मतलब कहने का क्या मतलब है, जो हमारी ये आपकी अर्थ की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जो आपका ये अर्थ का जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको अगर मैं अर्थ सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट कर दूं, इसको अगर मैं अर्थ सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट कर दूं, तो ये डायरेक्शन, ये जो लाइंस बनेंगी, ये लाइंस क्या शो करेंगी, आपको मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है चीज सबको? ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो गया, किसी अर्थ के किसी भी पॉइंट पे वहां की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी जो डायरेक्शन है, दैट इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। और हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है, जो कंपास है वो क्या दिखाता है आपको, उस एरिया की जो मैग्नेटिक फील्ड है या उस एरिया की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन शो करता है हमें आपका कंपास, राइट। तो हम एंगल किससे नोट कर रहे हैं, हम एंगल मेजर करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, कंपास यूज कर रहे हैं। हम क्या कंपास यूज कर रहे हैं। कंपास क्या दिखा रहा है आपको, मैग्नेटिक मेरिडियन। कंपास क्योंकि हाँ राइट, क्योंकि जो आपका कंपास है वो किस पे, मैग्नेट ही है ना, आपका जो नीडल है दैट इज अ मैग्नेट ओनली। ठीक है ना, वो अपने आप को हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में अलाइन करेगा। तो इसका मतलब हम जो एंगल